Hello students, this is class 10th. Welcome to class 10th and our chapter is going, that is globalization and Indian economy. तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में हमने उसके मेथड्स पढ़ लिए थे। ग्लोबलाइजेशन क्या है उसमें हमने ये पढ़ लिया था, ट्रेड बैरियर्स क्या हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है लिबरलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जो है वो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये थ्री थिंग्स हैं बहुत इम्पॉर्टेंट। तो वो हमने जो स्टार्ट की थी उन्हें हम देख लेते हैं एक बार। जो ग्लोबलाइजेशन है उसी के अंदर ये जो लिबरलाइजेशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जो पॉसिबल हुआ है वो लिबरलाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। तो लिबरलाइजेशन क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। लिबरलाइजेशन का मीन्स होता है रिमूविंग बैरियर्स बाय द गवर्नमेंट, यानी कि कुछ लिबरलाइजेशन, नाम से ही पता लग रहा है लिबरल हो जाना, लिबरल होना। लिबरल मीन्स थोड़ा सा ये कह सकते हैं, लिबरल का मीन्स होता है थोड़ा सा उदार हो जाना, थोड़ा इजी वे में हर चीज़ को कर देना, थोड़ा ढील दे देना, ये होता है लिबरलाइजेशन। और हम बात कर रहे थे, जो हम ट्रेड बैरियर्स की जो हम बात कर रहे थे, तो ट्रेड बैरियर्स का मतलब क्या था, रेस्ट्रिक्शंस। तो लिबरलाइजेशन का मतलब है कि फ्रीडम देना, थोड़ा सा ढील देना। तो लिबरलाइजेशन इज टर्म्ड एज रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि ट्रेड बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस। ट्रेड बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना, हटा देना, यानी जितनी भी आपने ट्रेड बैरियर्स लगा रखी हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी ट्रेड बैरियर्स लगा रखी हैं या जो भी रूल्स ऐसे बनाए हुए हैं कि बाहर वाली जो कंट्रीज हैं वो हमारी कंट्री में आकर के ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं कर सकती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकती हैं, तो ये क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन कहलाता है। यानी गवर्नमेंट जब ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर देती है, रेस्ट्रिक्शंस को सारे को रिमूव कर देती है, कोई भी कंट्री इजीली हमारी कंट्री में आकर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकती है, कोई भी मशीन जो है उसे खरीद सकती है, कोई भी टेक्नोलॉजी है उसे यूज़ कर सकती है, या यहाँ पर आकर कंपनीज डाल सकती है। ये सारी जो बैरियर्स हैं, ये सारी जो बाधाएं हैं, इनको दूर कर देना ही क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन कहलाता है। दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। तो जो लिबरलाइजेशन है ये आया था हमारा, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में। 1991 में हमारे पास न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, और इस नई इकोनॉमिक पॉलिसी से NEP 1991 के नाम से भी जानते हैं, नेशनल न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। इस 1991 की जो पॉलिसी है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी। यानी हमारी कंट्री को डेवलप्ड कंट्रीज से कुछ सीखा हमने, और डेवलप्ड कंट्रीज से, अनडेवलप्ड कंट्रीज से कुछ डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ जाने के लिए हमने ये नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई, जिसमें फेरा एंड फेमा जैसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी अप्लाई हुए। तो लिफ्ट, इसमें 1991 की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, इसमें बहुत सारे अनवांटेड रेस्ट्रिक्शंस, यानी ऐसे रेस्ट्रिक्शंस जिनकी हमें नीड नहीं थी, उन रेस्ट्रिक्शंस को बिल्कुल रिमूव कर दिया गया, उन सबको बिल्कुल हटा दिया गया हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी से। जैसे कि लाइसेंसिंग, प्राइस कंट्रोल, इंपोर्ट लाइसेंस को इंपोर्ट करना, या प्राइस कंट्रोल करना, या लाइसेंस लेना। किसी भी इंडस्ट्री को अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको स्टार्ट करने से पहले आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती थी। उसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ थी, यानी बहुत ज़्यादा उसमें आपको चीज़ें, फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता था, तो बहुत मुश्किल होता था किसी भी इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस लेना। इसको हटा दिया गया। प्राइस कंट्रोल को हटा दिया गया, यानी कि आपको प्राइस जो है गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आपको किसी भी गुड का कितना प्राइस लेना है। तो गवर्नमेंट तो देखिए हमेशा सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, और गवर्नमेंट जब भी सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है तो वो प्रोड्यूसर का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं देखती है। अब जब वो प्रोड्यूसर का फ़ायदा नहीं देखेगी तो कोई भी जो पर्सन है वो क्यों प्राइस जो है उसको कंट्रोल, कोई भी जो पर्सन है वो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करना चाहेगा, क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने ही प्राइस कंट्रोल कर दिया तो उस पर्सन को कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, और ना ही उसे कोई भी प्रॉफिट होगा। इंपोर्ट करना लाइसेंस इंपोर्ट करना, यानी कि बाहर से लाइसेंस के लिए बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती थी, इंपोर्ट करने के लिए भी।
यानी कि यहाँ की अगर कोई भी ट्रेड एंड कॉमर्स है, कुछ भी ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन है, अगर उन्हें कहीं भी दूसरी कंट्री से कोई भी गुड्स या फिर रॉ मटेरियल आपको इम्पोर्ट करना है तो उसके लिए भी लाइसेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। ऐसा पहले होता था, लेकिन नई इकोनॉमिक पॉलिसी में ये सारे के सारे अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस जो है इनको हटा दिया गया और एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए। उस नई इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या हुआ, देखिए नई इकोनॉमिक पॉलिसी में पहले ही आपको पता है कि रेस्ट्रिक्शंस तो सारे रिमूव ही कर दिए गए थे। 3 इंडस्ट्रीज जो थी, जैसे कि हमारी ये कह सकते हैं जैसे जो भी एटम बॉम्ब बनाने की या फिर ऐसी जो एक्सप्लोसिव वाली जो चीज़ें हैं और आपके ये जो लिक्वर जो हैं अल्कोहलिक वाली जो चीज़ें हैं इनके लिए और बॉम्ब वगैरह के लिए, पटाखे वगैरह के लिए, ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनको आपको लाइसेंसिंग के लिए इन तीनों को छोड़कर बाकी सारी कंपनीज पर से लाइसेंस की जो कंपल्सरिटी है, यानी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था लाइसेंस लेना, उसको रिमूव कर दिया गया। तो सिर्फ 3 इंडस्ट्री ऐसी रखी गई जिनके लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी है, बाकी सभी को फ्री कर दिया गया कि आपको लाइसेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जैसा चाहे वैसा प्रोडक्शन कर सकते हैं। और उससे फ़ायदा ये भी हुआ हमें कि जब कोई भी पर्सन जो है जैसे लाइसेंसिंग वगैरह नहीं है तो प्राइस कंट्रोल नहीं है, तो अपने फ़ायदे के लिए जब भी कोई काम करेगा तो ऑब्वियसली उससे जो पूरी कंट्री है उसको भी उससे बेनिफिट होगा। पूरी कंट्री को बेनिफिट इसलिए होगा क्योंकि जब कोई एक पर्सन अपने प्रॉफिट के बारे में बात करेगा ऑब्वियसली वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगा। अगर वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर रहा है तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो ऑब्वियसली जीडीपी में इंक्रीमेंट होगा। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो जीडीपी में तो इंक्रीमेंट होना ही होना है। तो नीड टू द मार्केट, अब फ्रीडम टू एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू नीड टू द मार्केट, यानी कि अब कंपनीज को फ्रीडम दे दी गई कि आप मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग, यानी जितनी मार्केट में नीड है किसी भी गुड की, तो आप मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग आप जितना भी प्रोडक्शन करना चाहें वो आप कर सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि इतना प्रोडक्शन करने से हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जो भी चीज़ है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेने की कोई भी नीड नहीं होगी। प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू इम्पोर्ट मशीनरी, प्रोड्यूसर्स जो हैं उन्हें भी अब फ्री कर दिया गया है, क्योंकि पहले न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले प्रोड्यूसर्स को लाइसेंस लेना पड़ता था अकॉर्डिंग टू नीड फॉर द मशीनरी एंड मैनी इम्पोर्ट प्रोग्राम्स। बहुत सारी जो भी रॉ मटेरियल्स हैं उनके इम्पोर्ट अगर बाहर से करना है तो उसके लिए भी उसे क्या लेनी पड़ती थी, परमिशन गवर्नमेंट से। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स जो थे अब नई इकोनॉमिक पॉलिसी में प्रोड्यूसर्स को बिल्कुल फ्री कर दिया गया था कि आप फ्री हैं इम्पोर्ट करने के लिए, आप कोई भी मशीनरी या कोई भी रॉ मटेरियल आप बाहर से इम्पोर्ट कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और किसी भी प्रकार की कोई भी रेस्ट्रिक्शन भी उसमें नहीं लेनी होगी। इंडस्ट्रीज आर फ्री टू इम्पोर्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी कि हमारे यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी थी, पहले जो टेक्नोलॉजी हमने की हुई थी वो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी थी, और उस ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ वाले लेवल पे हम नहीं पहुँच सकते थे। तो अब जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे वो बिल्कुल फ्री थे, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो फ्री थी कि वो अदर कंट्रीज़ की टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट कर पाएँ, उसके लिए भी उन्हें किसी भी लाइसेंस या किसी भी परमिशन लेने की नीड बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये हमारे लिबरलाइजेशन के कुछ पॉइंट्स हैं, ये हमारा लिबरलाइजेशन था। लिबरलाइजेशन का मतलब हमने आपको बता दिया था कि फ्रीडम दे देना, थोड़ा ढील दे देना, रिमूविंग बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स को हटा देना, ये लिबरलाइजेशन है। लिबरलाइजेशन किया गया, प्राइवेटाइजेशन किया गया, ग्लोबलाइजेशन किया गया। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, इसमें 1991 की पॉलिसी में प्राइवेटाइजेशन भी किया गया था, क्योंकि इससे पहले हमारी जो सारी इंडस्ट्रीज थी वो किसके हाथ में थी, सारी इंडस्ट्रीज हमारी गवर्नमेंट के हाथों में थी। तो जो गवर्नमेंट है वो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही थी, तो प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो पा रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी में इसने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन को स्टार्ट किया। और प्राइवेटाइजेशन का जो मतलब था, प्राइवेटाइजेशन से हमारा मतलब जो था वो था कि प्राइवेटाइजेशन से मतलब था कि जो भी प्रोडक्शन है उसको प्राइवेट कंपनीज के हाथों में दे देना, जिससे जो वो कंपनीज हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए वर्क करेंगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे आजकल गवर्नमेंट को भी प्राइवेट हाथों में दे दिया गया है, या फिर कुछ जो MLAs वगैरह है उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया है, तो उनकी बहुत ज़्यादा हालत सुधर गई है और वहाँ पर प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा, प्रोडक्शन से मतलब बहुत अच्छी जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवाई जाने लगी है। तो ये है प्राइवेटाइजेशन। हम बात कर रहे थे लिबरलाइजेशन की, तो ये लिबरलाइजेशन था। इसमें बहुत मेन जो एक पॉइंट निकल के आया वो था ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया गया।
ट्रेड बैरियर्स जो कि लाइसेंस, इंपोर्ट लाइसेंस की, प्राइस कंट्रोल की, ये सभी थी। अब हम बात करते हैं WTO, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? WTO फुल फॉर्म है इसकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देखिए हर कंट्री जो है वो अपने अपने अकॉर्डिंग ट्रेड एंड कॉमर्स कर रही है, सभी कंट्रीज जो है वो अपने अपने अकॉर्डिंग कर रही हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होनी चाहिए जो हर कंट्री के ट्रेड एंड कॉमर्स पे नज़र रख सके, जिसमें हर कंट्री जो है, हर सभी जो कंट्री हैं, ईच कंट्री कैन ट्रस्ट द ऑर्गेनाइजेशन, हर कंट्री उस पर ट्रस्ट भी कर सके क्यों, और उसमें किसी भी एक कंट्री का क्या नहीं होना चाहिए, दबदबा या फिर उस एक कंट्री का प्रभाव, किसी भी एक कंट्री का प्रभाव उसमें नहीं होना चाहिए। तो ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मतलब हमारा यहाँ पर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इससे हमारा मतलब है कि ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि सारी की सारी जो कंट्रीज हैं, ऑल कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। सभी कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं, यानी जो भी चाहती हैं। आज के टाइम में 193 कंट्रीज है हमारे पास। सदर्न सूडान जो है वो हमारी 193rd कंट्री है, उसमें से 193 में से 188 के आसपास जो है वो हमारी WTO की मेंबर्स हैं। तो जितनी भी कंट्रीज हैं वो इसकी मेंबर्स हैं। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, ऑब्वियसली इंटरनेशनल होगी क्योंकि किसी एक कंट्री का तो दबदबा यहाँ पर है नहीं, किसी भी एक कंट्री की चलती नहीं है, यहाँ पर सभी कंट्री जो है वो इक्वली इसमें पार्ट लेती है। तो ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ऑब्वियसली ट्रेड के लिए है। तो यहाँ पर ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या कहती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है, इट सेज कि किसी भी कंट्री को अपने ट्रेड पर बैरियर्स नहीं लगाने चाहिए। किसी भी कंट्री को अपने ट्रेड एंड कॉमर्स पर बैरियर्स नहीं लगाने चाहिए, यानी कि उस पर बाधाएं नहीं लगानी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए। क्यों नहीं डालनी चाहिए? बिकॉज अगर कोई भी कंट्री अपने ट्रेड एंड कॉमर्स पर बैरियर्स लगाती है तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो भी क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। वो प्रॉफिट भी नहीं ले पाती और वो फिर एक डेवलप्ड कंट्री बनने की जो रेस है उसमें बहुत पीछे रह जाती है। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि जो बैरियर्स हैं वो फॉरेन ट्रेड के लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री में बैरियर्स लगा दी गई मान लीजिए ट्रेड एंड कॉमर्स पर, तो क्या वो जो कंट्री है वो किसी और कंट्री के साथ तो कंपटीशन कर ही नहीं पाएगी, और अगर वो कंपटीशन नहीं कर पाएगी तो किसी भी कंट्री की जो प्रॉफिट है या डेवलपिंग जो उसकी कंडीशन है वो प्रॉपर या उसमें इम्प्रूवमेंट्स नहीं हो पाएंगी। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसका एम क्या है? लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। लिबरलाइज यानी कि फ्री करना किसको? इंटरनेशनल ट्रेड को। इसका एम यही है कि सभी कंट्रीज जो हैं वो फ्री होकर के, यानी कि एक दूसरे की हेल्प से क्या करें? इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स को कंटिन्यू रखें। तो लिबरलाइज करना इंटरनेशनल ट्रेड को, ये एम है किसका? WTO का, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। 2014 में 160 कंट्रीज जो थी वो WTO की मेंबर्स थी। अब हम बात करते हैं किसकी? ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये डेवलपिंग कंट्रीज को एक चेतावनी भी दे चुकी है कि अगर आपने ट्रेड बैरियर्स को नहीं हटाया तो आप डेवलप्ड कंट्रीज की सीरीज में कभी भी नहीं आ पाएंगी। तो ये है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया। इंडिया में जो ग्लोबलाइजेशन हमने किया या हमने जो छूट दी, हमने जो फ्रीडम दी, जो हमने लिबरल इसको किया, उसका क्या इफेक्ट पड़ा, इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडिया पर, वो देखते हैं। देखिए इंडिया पर जो इम्पैक्ट पड़ा,
इम्पैक्ट इन इंडिया, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए ग्लोबलाइजेशन जो है वो प्रोड्यूसर्स में बहुत कॉम्पिटिटिव माहौल यानी कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, और कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने से क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग और बेस्ट क्वालिटी निकालने की पॉसिबिलिटीज होती हैं, बेस्ट क्वालिटीज एंड प्रॉफिट मेकिंग की पॉसिबिलिटीज होती हैं। ग्रेटर चॉइस बिफोर कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के पास चॉइस बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है, कंज्यूमर्स के पास बहुत ज़्यादा चॉइस अवेलेबल होने लगी है इसके बाद, और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने लगे। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, जैसे ही हमने लिबरलाइजेशन किया या जैसे ही हमने ग्लोबलाइजेशन पर ध्यान दिया, हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इंक्रीज होने लगे, यानी कि जो अदर कंट्रीज हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, वो हमारे यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करने लगी और उससे बेनिफिट उठाने लगी, और उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें भी मिला, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होने लगे। नेक्स्ट है इंक्रीज कंपटीशन, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। कंपटीशन के इंक्रीज होने से हमें बहुत ज़्यादा, कंपटीशन जब इंक्रीज हुआ तो हमने हमारे मेथड्स को चेंज किया जिससे कि हम उनकी रेस में शामिल हो पाएँ। हमने मेथड्स चेंज किए, मेथड्स को हम एक बेटर ऑप्शन की तरफ ले गए, एक बेटर क्वालिटी, बेटर मेथड्स की तरफ ले गए, डिफरेंट मेथड्स की तरफ ले गए, जिससे हमें बहुत बेनिफिट मिला, और इंडिया आज उस पोजीशन में है कि वो डेवलप्ड कंट्रीज के साथ टक्कर ले सकता है। नेक्स्ट है ट्रांसलेशंस इनटू एमएनसीज। एमएनसीज के अंदर मल्टीनेशनल यानी ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ही मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस बनने लगे। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का मतलब है कि यानी कि पहले जो होता था जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था तो एक कंट्री अपनी ही गुड्स का यूज़ करके, चाहे उसके पास वो कॉस्टली है चाहे वो उसके पास चीप है, उनका यूज़ करके वो किसी प्रोडक्ट का क्रिएट करती थी। लेकिन अब जब एमएनसीज यानी जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आने लगी, यानी कि अलग अलग नेशन से अपनी अपनी ज़रूरतों की चीज़ देते हुए किसी एक प्रोडक्ट को क्रिएट करना, किसी एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया और ये बहुत ही ईजी टास्क था, बहुत ही हार्ड टास्क था। जैसे इसके एग्जाम्पल है एमएनसीज के, जैसे टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल्स में, इन्फोसिस आईटी इंडस्ट्री में, रैनबैक्सी मेडिसिन्स में, एशियन पेंट्स में, सुंदरम नट बोल्ट्स में, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको इस तरीके से यूज़ किया गया और मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं उन्हें बहुत ही फ़ायदा मिला इसका। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिली हमें। इम्पैक्ट ये भी पड़ा इंडिया पर कि नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों को मिलने लगी। ऑब्वियसली जब डिफरेंट कंट्रीज़ में, क्योंकि अब हमारा जो एरिया है जॉब करने का वो एक ही कंट्री तक लिमिट उसकी नहीं रह गई है, हमारी जो लिमिटेशंस हैं वो बढ़ गई हैं और नई जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लोगों को मिलने लगी। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, लोग नई जॉब करने लगे जिससे हमारी जीडीपी में बहुत ज़्यादा और हमारी नेशनल इनकम में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट्स हुए। तो ये था हमारा WTO एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। अब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट, यानी कि इंडिया पर पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट जो है वो क्या क्या पड़ा, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा, देन वी विल डिस्कस इट अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसके बारे में कंप्लीट रीड करिएगा ध्यान से, इसको समझने के बाद एक बार चैप्टर की रीडिंग करिएगा। इफ़ यू कांट अंडरस्टैंड एनी लाइन, एनी थिंग, एनी टॉपिक इन योर बुक, you can consult me on my personal number. Thank you. Have a nice day.